मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज 4 सितंबर 2022 संडे था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट। जैसे कल मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पोस्ट किया था कि आज एक नया एंगल आपको बताऊंगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। नमस्कार युवल, बुलजी जी, रोहित जी, गुड मॉर्निंग। सबीर, केडेली जी, लव यू जी, अनिंद नायक, गुड मॉर्निंग। दयान चौहान, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वीवी, गुड मॉर्निंग। राघवेंद्र भंडारकर जी, सुप्रभात। संदीप हाय, हितेश रत्तानी जी हाय, जागृति भावसार जी हाय, लव यू मैडम। संदीप पटेल साहब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वप्निल, पीनल शाह, नमस्कार। दिबाले जी, टीका लेने वाले को कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम्हें लगता है, तुम सोच रहे हो, भ्रम में जी रहे हो तुम लोग, टीका लेने वाले को कुछ नहीं हो रहा है। जो डॉक्टर है ना, उनको पता है, जो डॉक्टर्स है, जो प्रैक्टिशनर्स है ना, उनको पता है, हमको पता है। फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स, हर्पीस जोस्टर के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। जागृति भावसर जी, आपके वीडियो देखता हूँ, धन्यवाद। वीबी जी ने लिखा है, सो मेनी पीपल फेसिंग इशू आफ्टर द पनीर टीका। तो जिन लोगों को लग रहा है कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर? किसी ने तो क्या वॉइस इज नॉट गुड। दिनेश भूषण जी, नमस्कार। जागृति जी, मैंने आपको कमेंट पढ़ी। कल मध्य प्रदेश बालघाट में बिजली का कहर हुआ। क्लियर है, वॉइस क्लियर है, धन्यवाद। हेडफोन यूज़ कीजिए अगर वॉइस आपका किसी को क्लियर नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ है ना, वॉइस क्लियर के लिए हेडफोन यूज़ कर लीजिए। और चलो, 150 लोग आ चुके हैं, तो अब मैं कमेंट नहीं ले रहा हूँ कोई। जो मुझे बात करनी है मैं बात अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कल पोस्ट किया था, मैं आपको एक एंगल जो आपने सोचा नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एंगल क्या है। आपने मोदी साहब का अगर भाषण सुना होगा लोकसभा में जो किया था, उनके भाषण की शुरुआत उन्होंने की थी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इस विश्व में एक नई व्यवस्था का निर्माण शुरुआत हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। उसी तरह से पोस्ट कोविड जो है वहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा। सबसे पहले ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट कहाँ से है? ये ऑर्डर कंसेप्ट हुआ जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हो गया, तो जो देश जीते और जिनके हाथ में सत्ता आई, पावर आई, उनके पास पावर आई, उनके पास ज़मीन का कंट्रोल आया, उनके पास बिजनेस का कंट्रोल आया, उनके पास उनके डॉलर का वैल्यूएशन बढ़ गया और उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बन गई। तो इसकी वजह से उन्होंने, अब जो भी पावरफुल बनता है वो चाहता है कि उसके हिसाब से सब चले। तो उन्होंने जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए स्टार्ट कर दिया। मगर उसमें रशिया जो था, यूएसएसआर, तो वो सोवियत यूनियन, वो उनके खिलाफ खड़ा रहना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे कोल्ड वॉर जो है, शीत युद्ध, वो स्टार्ट हो गया। अब इस रेस में जो था मिडल ईस्ट, थर्ड कंट्री जिसे कहा जाता है। फर्स्ट कंट्री इज अ यूरोपियन कंट्री, सेकंड कंट्री
यूएसए, और थर्ड कंट्री जिसे कहा जाता है वो एशियन कॉन्टिनेंट्स को कहा जाता है। थर्ड, तीसरा जगत। तो तीसरा जगत है वो 1947 तक फ्री नहीं हुआ था। 1949 में चाइना फ्री हुआ। तो ये जो थे ये इस रेस में उतर गए, और इन्होंने, मोदी और बीजेपी कहता है कि क्या दिया कांग्रेस ने भारत को, तो भारत को उन्होंने उस पोजीशन पे ला के रखा कि भारत उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक्चुअल में होल्ड रखने वाला था। भारत की अर्थव्यवस्था ओपन होगी, और इस रेस में जहाँ पे सब कुछ लीडिंग पे अमेरिका था वो पीछे हट गया, और इधर चाइना सरप्लस होके दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला देश, और सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला, और सबसे बड़ी कैपिटा इनकम वाला देश बन गया। 1980 तक चाइना की जीडीपी जो थी वो भारत की जीडीपी से कम थी, मगर आज भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है, और चाइना की जीडीपी 19.6 ट्रिलियन की है। चाइना का पर कैपिटा इनकम वो अमेरिका के पर कैपिटा इनकम से आज 27 गुना ज़्यादा है। अगर वो 2 गुना भी हो जाता है, समझो अगर 1950 में अगर अमेरिका का इनकम जो था उससे अगर वो आज के कंडीशन में 2 गुना भी ज़्यादा हो जाता है, तो चाइनीज़ लोगों का इनकम अमेरिका के लोगों के इनकम के 2 गुना हो गया है। पर कैपिटा, पर आदमी का इनकम। देश श्रीमंत है ये गिने, अगर भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं तो 135 करोड़ लोगों का इनकम अगर बढ़ता है, इनकम मतलब मैंने मेरे पहले पिछले वीडियो में भी समझाया था, एक मेरे जेब में कितना पैसा आता है साल का, और यही पैसा बाकी के लोगों को भी जेब में कितना आता है भारत के हर किसी के, अगर वो बढ़ता है तो देश श्रीमंत बन रहा है। अगर गिने चुने 10 लोगों को ही पैसा अगर आ रहा है, अंबानी 10 नंबर पे है, अडानी 3 नंबर पे चला गया है, तो भारत श्रीमंत नहीं हो रहा है, ये 2 लोग श्रीमंत हो रहे हैं। चाइना में वैसा नहीं है। चाइना में 100 लोग तो श्रीमंत है ही, मगर जो बाकी की जनता है उनका भी पर कैपिटा इनकम जो है, उनकी सरकार हर किसी का इनकम, ये अमेरिका के आदमी से 27 गुना ज़्यादा है। भारत के नीति आयोग ने दिया है, भारत का पर कैपिटा इनकम 25 रुपये है, 28 रुपये है, यानी भारत के सामान्य आदमी का पर डे का इनकम ये 28 रुपये है, जो कि अमेरिका के पर डे का आदमी का इनकम ये 2000 रुपीज़ है। डॉलर में वो लगभग 22 डॉलर होता है, वही भारत का 28 रुपये है। तो ये पर कैपिटा इनकम जो है वो कई गुना चाइना का बहुत बढ़ गया है, बहुत हाई है। इसी बात पे आप समझिए कि अब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम मनी बेस है, पैसे के बेस पे है ये सब कुछ। ये सिस्टम जो थी वो पहले बहुत फ्लोइंग सिस्टम में थी, बहुत इजीली फ्लो होता था, क्योंकि पैसा बहुत कम छापा जाता था। अगर आपको पैसा छापना है तो आपके उसके प्रोपोर्शन में गोल्ड रखना पड़ेगा, और उसके प्रोपोर्शन में आप पैसा छापोगे। 1970 में निक्सन जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ये गोल्ड बेस करेंसी जो है उसको डिमोलिश कर दिया, और उन्होंने अनलिमिटेड पैसा छापना शुरू कर दिया फेडरल रिजर्व के लिए, फेडरल रिजर्व बैंक के लिए। बैंक छाप रही है पैसा, बैंक दूसरे बैंकों को दे रही है पैसा, बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं।
मगर पैसा बहुत फ्लो हो रहा है मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो चुका है। अगर कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ है, ये पेन है, ये रुमाल है, ये घड़ी है, तो इसका अवमूल्यन स्टार्ट हो गया है। इसकी अगर वैल्यू 10 रुपये या 20 रुपये है, तो ये एक्सेस ऑफ मनी आने की वजह से मार्केट में इसकी वैल्यू जो है डीवैल्यू हो चुकी, और इसकी कीमत जो है या 50 से 100 रुपये हो गई। मार्केट के रेट से इसकी वैल्यू 5 गुना बढ़ गई। इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है 100 रुपये, मगर पैसा ज़्यादा आ गया मार्केट में, तो उसकी वजह से इस चीज़ का डीवैल्यूएशन हो चुका है। 1950-1955 में जो सोना था वो 20-25 रुपये जो तोला था। 1980 आते आते वो 100-125 हुआ, फिर 90 आते आते वो 300 हुआ, फिर 2000 के पास आते आते वो 2500 हुआ, फिर 2010 आते आते 25,000 रुपये तोला हुआ। आज की घड़ी में 50,000 रुपये तोला हो गया है। ये जो बढ़ी हुई प्राइस है ना, ये सोना तो उतना ही 1 तोला 10 ग्राम, मगर उसके लिए जो पे करना पड़ रहा है वो क्यों है? वो बढ़े हुए एक्स्ट्रा पैसा जो आया मार्केट में, और उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ी, तो इस इन्फ्लेशन को जो है कवर अप करने के लिए और पैसा छापा गया, और पैसा छापा गया, और पैसा मार्केट में लाया गया। इसकी वजह से जो है महंगाई की दर बढ़ती गई। बस बात को समझो आपकी, मैंने आपको कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक अलग एंगल में आपको समझाऊंगा, जो अब तक किसी ने समझा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं समझा। मैं कई सारे विश्लेषकों को देखता हूँ, इवन यहाँ के इकोनॉमिक्स को भी मैं देखता हूँ भारत के, तो भी किसी ने इस तरह से इस एंगल से अभी तक तो दिखाया नहीं है। तो ये जो है बदलने वाला इन्फ्लेशंस, अब जो है इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, द बिग रिसेट होने वाला है। तो बिग रिसेट होगा तो क्या होगा? कई लोगों ने पूछा कि सर भविष्य में इकोनॉमी कैसी रहेगी, तो उस करंट के इस सवालों जवाब में एकदम से वो चीज़ क्लिक आप पूछ लेते हो, और क्लिक मुझे हो भी जाती है, तो मैं उस फ्लो में बता नहीं सकता हूँ। तो मैं जब आता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि आज मैं किस पे बात करूँगा। तो ये जो इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन को कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा मनी छापा गया। आज दुनिया का, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का जो आप क्या कहते हैं उसे, जीडीपी जो है वो 83 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जिसमें 19 ट्रिलियन डॉलर्स चाइना का, 3 ट्रिलियन डॉलर भारत का, 15 ट्रिलियन डॉलर्स रशिया का, 12 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का, कई सारे देशों का ये मिला के हम ये बात करते हैं कि 83 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो ये जीडीपी है दुनिया की। अगर हमें सिस्टम चेंज करनी है, हमें इकोनॉमिक सिस्टम चेंज करनी है, तो ये एक रात में आएंगे मोदी जी और बोलेंगे मैं आज से भारत की नोटबंदी कर रहा हूँ और मैं ये सब पैसा बंद कर रहा हूँ और यह हार्ड कैश नहीं चलेगी, ये नहीं हो सकता है। कल आके बाइडन बोलेगा, कल आके पुतिन बोलेगा, कल जिनपिंग बोलेगा कि आज से हम इकोनॉमिक कोलैप्स कर रहे हैं और हम नई सिस्टम को अडैप्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। पहले इनको 50% उस जीडीपी को तोड़ना पड़ेगा। 83 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को तोड़ना है तो पहले 44 ट्रिलियन डॉलर पे लाना पड़ेगा उसको। आप बोलेंगे कैसा होगा, ऐसा कैसा कर सकते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? और इस चीज़ को फिर शेड्यूल करके फिर 25 ट्रिलियन पे लाना पड़ेगा और फिर 10 ट्रिलियन पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, इसे कम से कम लगता है 25 से 28 महीनों का पीरियड, मंथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। 25 से 28 महीनों का पीरियड लगता है ये सारा। तो पहले
वो 83 ट्रिलियन डॉलर को तोड़ के 44 ट्रिलियन डॉलर पे लाना है, तो ये चलता है 8 से 10 महीनों का टाइम पीरियड। तो आप बोलेंगे ये कब हुआ, ये कैसे करेंगे, ये करना मुमकिन नहीं है। कई सारे यहाँ पे बैठे होंगे बुद्धिजीवी जो अभी भी कमेंट सेक्शन मैंने बंद किया है, तो मुझे पता नहीं कि आप क्या बात कर रहे हो वहाँ पे। पहले मैं मेरी बात रखने वाला हूँ, उसके बाद में आपका जो कहना है कह लीजिए, मैं सुनूंगा। ये कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये अपनी खुद की जीडीपी कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे अमेरिका खुद की जीडीपी तोड़ेगा, कैसे चाइना खुद की जीडीपी तोड़ेगा, कैसे भारत खुद की जीडीपी तोड़ेगा, कैसे रशिया तोड़ेगा, कैसे 180 देश अपनी खुद की जीडीपी तोड़ेंगे? तब जाके भारत के साथ सारे देशों की 83 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी 44 ट्रिलियन डॉलर पे कैसे आ सकती है? कौन करेगा? मार्च 23 2020 ये स्टार्ट हुआ। 23 मार्च 2020 को दुनिया भर में एलसी लगा और जीडीपी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट फेज की जीडीपी 44 ट्रिलियन डॉलर्स की डगमगाई। आपने दिए, बत्ती, थाली, ताली, घंटी बजाया और सेलिब्रेट किया। आपको 83 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी दुनिया की धाराशाही करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया। पहले एलसी में वो जो थी जीडीपी वो डगमगाई और वो आ गई 60 ट्रिलियन डॉलर्स के। सब धंधे पानी बंद थे, सब प्रोडक्शन बंद था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मजदूर पैदल घर जा रहे थे, स्मॉल इंडस्ट्री ठप हो चुकी थी, किसी को घरों के बाहर नहीं निकलने दिया। सिर्फ 3 लोग घरों के बाहर थे, पुलिस, डॉक्टर्स और मिलिट्री। इसके सिवा कोई नहीं था। एरोप्लेन स्टॉप हो चुके थे, जहाज, ट्रांसपोर्ट के जहाज बंद हो चुके थे, ट्रक स्टॉप हो चुके थे, कोई आवागमन नहीं था, सब कुछ ठप था। पूरी दुनिया की जीडीपी डगमगाना स्टार्ट हो गया और वो पहले एलसी में 8 महीनों में वो कोलैप्स होके 65 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई। फिर आपको 3 महीने के लिए मौका दिया गया, भाई जागो, उठो, खेलो, कूदो। आपके इलेक्शंस थे, आपके इलेक्शन करवा लिए, यूपी के इलेक्शन करवाए, बंगाल के इलेक्शन करवाए और फिर लगा एलसी, फिर लगा सेकंड एलसी 2021 का मार्च से। कई जगहों में मार्च में लगा, कई में अप्रैल में लगा, कई में मई में लगा। और तब आया 2020 का भारत का डाटा। भारत का ग्रोथ रेट जो था, भारत का जो जीडीपी था वो -7 में चला गया था। याद होगा आपको, रिकॉल कीजिए, भारत का जीडीपी एक्चुअल रेट से -7 चला गया था। और लगे पड़े थे मीडिया वाले किस तरह से +6 की जीडीपी -7 में गई है, तो किस तरह से बहुत बढ़िया हुआ है, ये समझाने के लिए मीडिया वाले लगे पड़े थे। -7 पे भारत की जीडीपी गई थी, और जबकि बांग्लादेश 2+2% से उसकी जीडीपी बढ़ गई थी। 6, जहाँ पे भारत की 6% जीडीपी थी, उस बांग्लादेश की 2% से जीडीपी ने ग्रोथ कर लिया, क्योंकि उसने एलसी नहीं लगवाया। पाकिस्तान ने एलसी नहीं लगवाया, उनकी जीडीपी जो थी वो स्टेबल थी। बांग्लादेश की सरप्लस हो गई, +2% से सरप्लस हो गई, 6 पॉइंट से लेके वो 8% पे चले गए। और भारत की जीडीपी जो थी 3 ट्रिलियन डॉलर की, वो कोलैप्स होकर 2 ट्रिलियन डॉलर पे आई थी। और दुनिया भर की जो जीडीपी हो सेकंड लॉकडाउन में वो ट्रम्बल करके 50 to 51% पे, 50 to 51 ट्रिलियन डॉलर्स पे आ गई। इन सारे पीरियड में सब कुछ बंद था, सारा प्रोडक्शन बंद था, और इसकी वजह से दुनिया भर में उन्होंने
पैकेज दिए। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स घर बैठे ड्राइवर्स को और टैक्सी ड्राइवर्स को और कंपनी वालों को दिए गए। अमेरिका में $2200 हर घर को उस एलसी के लिए दिए गए, जो उन्होंने डिक्लेयर किए पैकेजेस। उनके टोटल जीडीपी के 15% उन्होंने पैकेज डिक्लेयर किए। भारत में भी किए गए, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर किया गया, दिया किसी को नहीं। गरीबों के अकाउंट में 500 रुपए आए। 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए पता नहीं। मेड इन इंडिया नाम से कई सारे न्यू कमर्स जो आए हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनको दिए, ऐसे बताया गया। मगर हमें पता है मुंबई में एक बंदे का, उसका छोटा सा स्टॉल था, उसको 10 से 15 लाख रुपए का कर्जे की ज़रूरत थी, तो उसका आंकड़ा बढ़ा के उसको 100 करोड़ रुपए का हम पैकेज दे रहे हैं, ऐसा दिखा के उसको मेक इन इंडिया की कैंपेन में बिठाया गया। कई सारी बातें हुई थी इससे। अब जो है मनी तो छप रही थी, पैसे छापना रुका नहीं था। जो रिसेशन आने वाला है, आ चुका है अमेरिका में, भारत में भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और पैसा छापा गया। टोटल ज़रूरत के पैसे के मुकाबले में आज के घड़ी में $80 ट्रिलियन रुपीस एक्स्ट्रा छापा गया है अमेरिका में, 1970 से लेकर अब तक का। उसकी वजह से क्या हुआ है, घरों के प्राइस बढ़ गए, गाड़ियों के प्राइस बढ़ गए, सोने के प्राइस बढ़ गए, सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। जहाँ पे लोगों को 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी थी 2000 में, आज वहाँ पे 70 80 हज़ार रुपये सैलरीज हुई है। और ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और पैसा छापा जा रहा है, और पैसा मार्केट में आ रहा है। इसकी वजह से जो पेंशन वाले लोग हैं उनका कुछ इनकम बढ़ा नहीं है, मगर उनकी जो डेली की ज़रूरत थी, आज से 5 साल पहले जो दूध था वो 40-45 रुपये लीटर था, जो दालें थी वो 60-70 रुपये किलो थी, जो पेट्रोल था वो 70 रुपये लीटर था। तो सारी चीज़ों का जो रेट है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। तो ये जो पेंशन वाले लोग हैं उनका कुछ बढ़ा नहीं है। तो ये लोग जो है ये आने वाले इस महंगाई के पीरियड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब तो ये हो चुके हैं, आपके लगभग 18 महीने निकल गए हैं। मैंने आपको कहा है 25 से 28 महीनों का टाइम पीरियड लगता है उस $44 ट्रिलियन को और $25 ट्रिलियन पे लाके, और फिर $10 ट्रिलियन पे लाके तोड़ने के लिए। ये भी 18 महीने हो चुके हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 10 महीने। अगले 8 से 10 महीनों में ये पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, पूरी तरह से पैसा डीवैल्यूड हो चुका होगा, और इनको नई करेंसी जो है वो लानी पड़ेगी। बात थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, अमेरिका की, जिसको डोमिनेट करना था। फिर से उस बात पे आता हूँ। बात थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसको अमेरिका को डोमिनेट करना था। यहाँ पे हो गया ये चक्कर में भारत ने इतनी ग्रोथ कर ली। भारत अगर इसी स्पीड से ग्रोथ करता था तो 2043 में भारत दुनिया का नंबर 1 बनता था। पर कैपिटा, हर भारत के पर कैपिटा इनकम 25,000 रुपये पर कैपिटा चलता था, हो जाता था। ये मेरा नहीं है, ये इकोनॉमिक्स लोगों का 2008 का एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट था। ये स्ट्रैटेजी रिपोर्ट था। अब भारत जब 1 नंबर पे जा रहा है, भारत का जीडीपी जो है वो 2020 आते आते $5 ट्रिलियन पे, और 2030 आते आते कम से कम $8 ट्रिलियन पे, और 2040 आते आते कम से कम $12 ट्रिलियन पे, और 2047 आते आते कम से कम 20 से 22 ट्रिलियन पे जाने वाला था।
ये कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, ये 2008 का जो डाटा था, इकोनॉमिक्स का डाटा, मैं उस डाटे के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ। हुआ क्या, हम $5 ट्रिलियन पे तो गए नहीं 2020 में, हम 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच में अड़क गए हैं। क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसा और क्यों हुआ ऐसा? उस इक्वेशन में क्या चेंज हुआ कि जिसकी वजह से भारत की जो जीडीपी थी वो $2 ट्रिलियन से 5 पे नहीं गई और वो 3 पे अटकी हुई है, और वो भी आंकड़ा जो सुई है वो घूम नहीं रही है, बढ़ नहीं रही। तो इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, जो पॉलिसीज इंडिया के इकोनॉमिक्स पे थोपी गई। किसने थोपी, क्यों थोपी? जो भारत चलने वाला था प्रोग्रेसिंग स्पीड में इकोनॉमिकली, वो जो रेस थी हमारी, फर्स्ट नंबर पे यूएसए चल रहा है, सेकंड नंबर पे जापान चल रहा था, 3 नंबर पे रशिया, 4 नंबर पे चाइना और 5 नंबर पे हम ये रेस 2022 यानी इस साल में हम आने वाली थी 3rd नंबर पे। हम जापान को और रशिया को पीछे छोड़ते हुए हम जाने वाले थे ऊपर। कल कई लोगों ने थाली बजवाई कि देखो हम 5 नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं, हम 5 नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं, हमने ब्रिटेन को इकोनॉमी को पीछे छोड़ा। भाई साहब, इकोनॉमी को हमने ब्रिटेन के नहीं छोड़ा, ब्रिटेन ने खुद की इकोनॉमी कोलैप्स कर ली। जो मैंने आपको कहा है, जैसे खुद की जीडीपी उन्होंने कोलैप्स कर ली, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी, वो खुद रेस छोड़ के बाहर चले गए। और ऑटोमेटिकली अगर कोई रेस छोड़ के बाहर जाता है तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए भारत जो है वो ऊपर आया है। भारत ने खुद की जीडीपी ग्रोथ नहीं की है, भारत ने खुद का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं किया है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। कल जो थाली टाली पीटी होंगी, सॉरी मैंने आपको उस 24 घंटे के पहले उस आनंद को मैं आपको वॉश आउट कर रहा हूँ। यही मैंने तब भी किया था, जिस दिन लोगों ने थाली टाली पीटी थी। मैंने तब भी 23 मार्च 2020 को बोला था, ये जो आप थाली टाली पीट रहे हो या आप बेवकूफ़ समझ रहे हो, बेवकूफ़ बनाया गया है तुमको सिर्फ ये 15 दिन के लिए नहीं, ये कम से कम 8 महीने के लिए लॉकडाउन लगने वाला है। तो उसी तरह से ये आप बोल रहे हो इकोनॉमी बढ़ गई हमारी, और ताली बजा रहे, थाली बजा रहे हो, घंटी बजा रहे हो। इकोनॉमी तुम्हारी बढ़ी नहीं है भाई साहब, दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, इसलिए तुम उस इकोनॉमी में स्टेबल हो। क्योंकि भारत की इकोनॉमी ये सिर्फ बिजनेसमैन पे नहीं है। ये जो बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, नीलकानी, ये जो है ना, इनके ऊपर भारत की मल्टीनेशनल कंपनियों पर भारत की इकोनॉमी नहीं है। भारत की इकोनॉमी जो है वो 20% किसानों पे, 15% ये जो स्मॉल शॉपर्स है इन पे, और जो 10% है वो स्मॉल इंडस्ट्री जो है, जो अदानी, अंबानी, नीलकानी के कंट्रोल में या फिर जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जो यहाँ पे लोकल में बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर है। भारत की टोटल इकोनॉमी का 48% जो है वो इन लोगों के भरोसे है। तो इन लोगों के इकोनॉमी नहीं कोलैप्स हुई है, इसलिए भारत जो है था वो स्टेबल पे था। तो भारत की नहीं बढ़ी है जीडीपी, जो ब्रिटेन की कोलैप्स हुई तो हम नहीं। ब्रिटेन में मैक्सिमम जो है वो चेन है, स्टोरेज जो है, आप जो राशन जाके भरते हो, आपके घर के कॉर्नर पे, नुक्कड़ पे जो आपके किराना शॉप से आप वहाँ से जो अनाज लेते हो, राशन लेते हो, शॉप सामान लेते हो, आप जाके जो आपके वहाँ पे नेट पैक का रिचार्ज मारते हो घर के नुक्कड़ की शॉप पे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है वो चेन सिस्टम है, वॉलमार्ट की चेन, रिटेल की चेन, इसकी चेन, उसकी चेन। मगर ये जो जब ये कम्युनिस्ट जो है लोग, भांडवलदार जो लोग हैं, जब वो बिजनेस में आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो स्मॉल बिजनेसेस जो है उसकी कमर तोड़ देते हैं। अब ये जो रिटेल्स है, जहाँ पे छोटे छोटे आपके घरों के नुक्कड़ पे, इनकी कमर टूटेगी।
क्योंकि अदानी अंबानी अब उस मार्केट में आ रहे हैं, रिलायंस रिटेल आ रहा है, अडानी शेयर खरीद रहा है आईटीसी के, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये जो है इसकी वजह से एग्जाम्पल बोलो आपको, आपके 10-12 साल पहले 10-12 साल पहले आप जाके सीडी के शॉप में से, दुकान में से आप पिक्चर की सीडी, गाने की सीडी वो खरीदते थे। आप वीसीआर था तब वीसीआर कैसेट्स खरीदते थे। 5 साल पहले, 4 साल पहले नेटफ्लिक्स आया, ओटीटी प्लेटफॉर्म आए। आखिरी सीडी डीवीडी कब खरीदी आपने, याद कीजिए। मार्केट कोलैप्स हो चुका, वो बिजनेस जो था सीडी का, कैसेट्स का, पूरा पूरा कोलैप्स हो गया। भांडवलदारों ने अपनी एक नई सिस्टम बनाई और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार्स ये आए। तो उसी तरह से ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कोलैप्स होगी। 18 महीने हो चुके हैं और एक हार्डली 8 से 10 महीने ये जो इकोनॉमी है ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि सिस्टमेटिकली हो रहा है। भारत को नंबर 1 का देश ना बने इसलिए मोदी को यहाँ पे बिठाया गया, बहुत सिस्टमेटिकली किया गया है। आपको लग रहा होगा कि सडन हुआ है। 1943 से 1983 से लर्निंग किया गया, टीचिंग की यूज़ की, भारत के पंतप्रधान बनाया गया, भारत को नोटबंदी में थोपा गया, भारत को जीएसटी लगाया गया, एलसी लगाया गया, डबल एलसी लगाया गया, अमृत महोत्सव सबको ठुकवाए गए। तो और जो आज का टाइटल है, डूब गया भारत। कल देर शाम पोस्ट आई, न्यूज़ आई, मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से 3 महीने पहले बताया था। भारत के जो फॉरेन करेंसी का जो है वो लगभग 670 या 680 बिलियन डॉलर्स जो है वो भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज है, जिससे हम बाहरी देशों का कर्जा जो है वो हम फेडेंगे या फिर हम बाहर के देशों से कोई चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। तो उसको पेमेंट जो देते हैं वो हम रुपीज़ में नहीं करते, हम डॉलर में पे करते हैं उनको। और कल डाटा आया है जो मैं आपको बताया था 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, कि अगले अगस्त सितंबर में भारत को जो फॉरेन कर्जा लिया है उस कर्जे का पहले किस्त जो है इस साल की वो हमें देनी है अगस्त सितंबर में, और 270 बिलियन डॉलर वो किस्त है और वो किस्त चुका दी गई। और आज भारत के फॉरेन एक्सचेंज के जो देना है पैसा, उससे 8.8% पैसा हमारे पास नहीं है। दिसंबर में सेकंड किस्त जाएगी। भारत आज ही कंगाल हो चुका है, हमारे पास वो किस्त देने के लिए पैसा नहीं है। हमें पास नवंबर दिसंबर में जो सेकंड किस्त जाएगी, आप कर्जा लिया है, आपको पता है आपके हर महीने अकाउंट में से 3 तारीख या 8 तारीख को आप जो भी गाड़ी ली है, अपने जो भी घर लिया है, उस फ्लैट लिया है, उसका जो किस्त है, उसका जो हफ्ता है, जो कर्जा आपने लिया है, उसका बैंक आपका डिडक्ट कर लेती है, ऑटोमेटिकली डिडक्ट करती है। नहीं करती तो आपको फ़ोन आते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं, आप उसको भर के रखिए। अगर आप नहीं देते हैं 3-4 हफ्ते तो आपके यहाँ पे क्या करते हैं, वो पैसे वसूल करने के लिए लोग भेजे जाते हैं। अगर आपने वो भी नहीं किया 6 महीने में, 8 महीने में, तो आपके घर पे आके नोटिस चिपक जाती है, तुम्हारी गाड़ी जो भी रहेगी हफ्ते की, तुम्हारा घर रहेगा हफ्ते का, फ्लैट रहेगा, रो हाउस रहेगा, उस पर सील लगाएंगे हम। अगर वो भी नहीं करेंगे तो सील लग जाती है।
पॉलिसी लग जाती है तो तुम उसका मालिक नहीं रहते हो। जिसने वो कर्जा दिया है वो उसका मालिक बन जाता है। तो सोचिए, आज भारत का एक किस्त जो है वो कट गई है और आज 8.8% हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, और अगले 4 महीने में जो अगली किस्त आने वाली है वो देने के बाद भारत के पास नेक्स्ट किस्त के लिए पैसा ही नहीं रहने वाला है। तो जो लोगों को लग रहा था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रही है यू ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? तुम्हारे जेबों में भले पैसे हैं, तुम्हारे जेब में 1000 करोड़ है, तुम्हारे जेब में 1 करोड़ है, तुम्हारे जेब में 2 करोड़ है, तुम्हारे जेब में 5 करोड़ है, तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख है, तुम्हारे अकाउंट में 40 लाख है, मगर तुम्हारा देश के पास कुछ नहीं। तुम्हारे देश को मोदी साहब ने कर्जों में डुबा दिया है। ऑन रिकॉर्ड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और ऑन रिकॉर्ड वर्ल्ड बैंक के हिसाब से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे 1 दिन के बच्चे के ऊपर और तुम्हारे 60 साल के माँ बाप के ऊपर 1 लाख रुपए सर के ऊपर तुम्हारे कर्जा है। क्या होगा, क्या होगा अगर ये नहीं दिया जाएगा? जो श्रीलंका में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है, जो भूटान में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, जो ब्रिटेन में हो रहा है, जो नीदरलैंड में हो रहा है, देश गिरवी जाएंगे, मालिक बदल जाएंगे, वर्ल्ड बैंक उनकी मालिक हक बनेगी, डूब गया देश। आज ऑफिशियली डूब गया है देश। 30 मई 2022 को जो मैंने कहा था कि भारत सिर्फ 2 कदम पीछे है श्रीलंका और पाकिस्तान से, हम सिर्फ 2 कदम पीछे है। हमारे पहले बांग्लादेश डूब जाएगा। गया 8 दिन पहले ताकि न्यूज़ देखिए, बांग्लादेश डूब चुका है। भूटान ने डिक्लेयर किया है 3 दिन पहले, इटली ने डिक्लेयर किया है 1 हफ्ते पहले, डूब गए, हमारे पास पैसा नहीं है। रुके कुछ दिन, चाइना भी डिक्लेयर कर देगा कि हम बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है। और रुकिए, रुकना क्या है, एक्चुअली डिक्लेयर कर दिया है कि बोल दिया हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मनी नहीं है, हम ख़त्म हो चुके। श्रीलंका में आज 250 रुपये पेट्रोल चल रहा है, पाकिस्तान में 250 रुपये पेट्रोल चल रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है डॉलर में पैसे देके पेट्रोल खरीदने के लिए। मैंने आपको कल परसों दिन मैंने ड्राइव करते हुए समझाया था, आपके अनाज जो था वो 80 लाख मीट्रिक टन मोदी ने पहले गोडाउन खाली करा दिए, आज अनाज नहीं है। कल सोचो क्या रेट से खरीदना पड़ेगा। आज तुम जो लेते हैं सामान फॉरेन एक्सचेंज से, आपको पता है 1 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान से न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान के लोगों को वहाँ के पंतप्रधान ने कहा है कि आप चाय मत पीजिए, आप चाय मत पीजिए, क्योंकि चाय जो है वो पाकिस्तान में बनती नहीं है, उनको भारत के दोस्तों से मंगानी पड़ती है, आयात करनी पड़ती है। तो वहाँ पे चाय के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं भारत को या फिर अलग देशों को। तो इसके बजाय तुम चाय ज़रूरी नहीं है पीना, ताकि हमारा करेंसी, फॉरेन करेंसी जो रुका रहे। आपको पता है पर डे 250 से 300 भारतीय देश छोड़ के भाग गए, बड़े बड़े बिलियनियर्स। उनको पता था ये होने वाला है, भारत डूबने वाला है, भाग गए। क्यों बैठे हो यहाँ पे? बजाओ ताली, बजाओ थाली, बजाओ घंटी, लगाओ दिए, मनाओ दिवाली। डूब गया है भारत। अब कमेंट दूंगा मैं। कर चुका है पीयूष, बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। अमीर अल सैयद, अमीर कुछ नहीं करेगा मिडिल क्लास, अब भूखे मरना पड़ेगा। अब तुम्हारे पैसे की वैल्यू ही नहीं रहने वाली है, तुम्हारा पैसा नहीं रहने वाला है।
3-4 महीने पहले कुछ अलग कहा था, लोग ऐसे मरेंगे। अरे हाँ, लोग मरे नहीं ना। अरे लोग मरे नहीं। जिनको लग रहा है ना कि लोग मर नहीं रहे हैं, मैं इतना बताऊं, मेरे घर में मेरे ब्लड रिलेशन के 3 लोग मरे हैं। 3 ब्लड रिलेशन में मेरे जो है, मेरे बुआ के हस्बैंड, मेरे भाई के साला, मेरे चचेरे मामा, 3 जन इस 4 महीने में मर गए हार्ट अटैक से। मेरे बहुत नज़दीकी 2 जन लोग ब्रेन स्ट्रोक से हॉस्पिटलाइज एडमिट थे पिछले महीने। अब मैं मेरे ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं मेरे पहचान की बात बोलता हूँ। मेरे पहचान में जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसे 170 लोग मरे हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। उनके मामा, उनके चाचा, उनकी मौसी का लड़का, ऐसे पहचान में 170 मरे हैं। और इसके पहले हार्ट अटैक जो था वो इतने कॉमन नहीं थे, बहुत कॉमन हुए हैं। हाँ, सौरभ सिंह जी, हाँ मुझे एक पार्सल मिला है, यही है, यही है। कम चल रही है रीडिंग, तो बस आप लोग यही से बैठे बैठे ताली थाली बजाइए। जो मैंने बोला था मई में, 30 मई 2022 को, भारत डूबने वाला है, हम 2 कदम पीछे हैं। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोग जाग ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। किसान को लगता है उनका उनका जो है फिक्स रेट उनको मिल जाएगा। अरे भाई साहब, रेट लेके करोगे क्या? उस पैसे को वैल्यू नहीं रहने वाली है, डिवैल्यूड हो जाएगा पैसा। जीडीपी रेट वाढला है, सपोज बाजी, मैंने कहा ना आपको फेक, आप बढ़ा नहीं है भाई साहब जीडीपी, आपका बढ़ा नहीं है जीडीपी, आपका कोलैप्स हुआ नहीं हुआ अपने आप, वो नहीं किया है। डू यू हैव एनी प्रूफ व्हाट यू से? मेरे टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो है वो पोस्ट डाल दी है, जो मैंने अभी कही है ना कि ऐसे 8.8% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम हो चुका है, उसकी जो पोस्ट है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है।
भाई साहब, तुमको क्या लगता है मैं हवा में बात करता हूँ? यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने वो पोस्ट जाके देख सकते हैं। और ये जो बात मैं तुमसे कर रहा हूँ ना कि भारत डूबने वाला है, ये मैंने आंदोलन किया था, और आंदोलन में 8 क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों के सामने बात की थी मैंने। एक तो फेक अकाउंट से आके मुझे प्रूफ मांग रहा है तू, जा क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट लिखी है उस रिपोर्ट में पूछ डॉक्टर जगदया ने क्या बोला था। वहाँ पे आंदोलन करने के लिए कई सारे आए थे, वहाँ पे लगभग 35-40 लोग आए थे। जलगांव से आए थे, अमरावती से दीदी आई थी। तो वो प्रूफ जो है ना मैंने दे दिया। हाँ, जिन्होंने टीका लिया है क्या करेंगे। रहा देखिए, हर 6 महीने को जाके HIV की एलाइजा टेस्ट आती है, वो करना। जिन्होंने पनीर टीके लिए हैं और जिनके 25 से 28 हफ्तों के ऊपर हो चुका है, उन्होंने हर 3 महीने को जाके HIV की एलाइजा टेस्ट बिल्कुल करना। ब्लॉक कर दिया। और उनकी 40 पैसे की वैल्यू नहीं रही ना, उनकी 40 पैसे की भी वैल्यू नहीं रही। IT सेल मेरे एक्टिव है, हाँ एक था यहाँ पे, ब्लॉक कर दिया उसे। एलाइजा टेस्ट कर लो, जिन्होंने पनीर टीके नहीं लिए, पनीर टीके लिए और जो बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जाके एलाइजा टेस्ट करवा लीजिए हर 3 महीने को, हर 3 महीने को जाके। और भारत का अगर चाइना के साथ लाल आँख करके देख, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी आप ड्रामा कर रहे हैं कि अब चाइना हमारे इंडिया में घुस रहा है और हम उनको लाल आँख करके दिखा रहे हैं। हाँ, हमारा चाइना दुश्मन है। वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके वहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, चाइना चाइना हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं, अंदर नहीं आने का, चाइना चाइना तुमको वार्निंग दे रहे। तो भाई साहब, भारत की मिलिट्री रशियन मिलिट्री के साथ में और चाइनीज़ मिलिट्री के साथ में गए 3 दिन से चाइना में युद्ध सराव कर रही है। इंडियन मिलिट्री रशियन मिलिट्री के साथ में चाइनीज़ मिलिट्री के साथ युद्ध सराव कर रही है। तो भाई साहब मोदी, आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? 9 से 14 साल के लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका लाया गया है, जिसका नाम है HPV वैक, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन 2008 में टेस्टिंग एंड ट्रायल की गई भारत में। इस भारत में टेस्टिंग जो करी गई, उस टीके की वजह से भारत में 30,000 लड़कियों पे टीकाकरण किया गया। आदिवासी लड़कियों पे टीकाकरण किया गया, वो आदिवासी लड़कियों पे किया गया। उसमें 1,500 के ऊपर लड़कियां जो है पैरालाइज हुई, और लगभग 8 लड़कियां गुजरात में, और आपके आंध्रा में, आपके कर्नाटका में, यूपी में 2-2 बच्चियां, ऐसे लगभग 12 से 15 बच्चियां मर गई 2008 में। और उसके ऊपर 2009 में एक सुप्रीम कोर्ट मैटर दाखिल किया गया। एक मैटर दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नंबर है 532/2009, मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। और उसमें 2013 में एक कमेटी स्थापन करने की ऑर्डर दी गई सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार को। भारत सरकार ने लोकसभा में कमेटी स्थापन की गई। उस कमेटी ने 2014 में एक रिपोर्ट सादर किया गया। उस रिपोर्ट का नंबर है 62 पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ऑन वैक्सीन्स। और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये टीके जो है ये
फल्टन फर्स्ट मेगा अर्थक्वेक जस्ट फल्टन में फर्स्ट मेगा अर्थक्वेक हुआ, अभी वंदना जाधव जी ने पोस्ट किया है। तो ये जो है ये टीका, इसकी वजह से जो बच्ची मरी कई सारी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में गेट्स फाउंडेशन ने जो पाथ नाम की फाउंडेशन थी जिसको फंडिंग करते हुए ये सब टीकाकरण करवाया, उन दोनों को भारत में आने से बैन कर दिया गया। और फिर भी भारत सरकार ने एमआर रूबेला टीकाकरण कंपलसरी किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि कोई भी टीका कंपलसरी नहीं किया जाएगा सरकार से। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर से डायरेक्ट बीजेपी अध्यक्ष बन गए। तो आप बात समझिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी बिल गेट्स को नोटिस जारी करके उसको भारत में आने से बंदी की गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों सभी का। आज का जो भी बोला है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप वो जो दी है मेरी पोस्ट, वो एक बार जाके देख लीजिए। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।